दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें अब केंद्रीय सशस्त्र बलों को पूर्ण स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें अब मोदी सरकार जमातियों पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें 18 मई से लॉकडाउन फोर्स शुरू होगा। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बड़ा फैसला लिया है। जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 74,281 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 24,386 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 2,415 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, किसानों संविदा कर्मियों को राहत देने की मांग। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आग्रह किया कि राज्य में घर पर कर्ज से जुड़े ब्याज के भुगतान को 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए और छोटे व्यापारियों, किसान, संविदा कर्मियों एवं बुनकरों को राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र में प्रियंका ने उनके पिता के निधन पर संवेदना प्रकट की। हाल ही में योगी के पिता का निधन हुआ था। पत्र में कांग्रेस महासचिव ने कहा, शिक्षा और घर के लोन का खर्च मध्य वर्ग की आर्थिक ढांचे का एक बड़ा हिस्सा होता है। मध्य वर्ग इस आर्थिक संकट से बहुत प्रभावित है। ऐसे में निजी स्कूलों की फीस माफी की घोषणा उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नवनियुक्त अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नवनियुक्त अस्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बुधवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से औपचारिक मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि उपराष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान वेंकैया नायडू ने तिरुमूर्ति को इस नए पद पर भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। भूपेश बेघल ने किया ममता का समर्थन, पीएम मोदी पर एकतरफा फैसला का आरोप लगाया। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बेघल ने हाल ही में केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के कदमों के बारे में राज्यों को सूचित करने से पहले इनकी सूचना लीक करना और मीडिया को बताना प्रदेश सरकार के अधिकारों को कमजोर करने के समान है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने भी प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन भेजने से पहले राज्यों के साथ समन्वय नहीं करने और सूचित नहीं करने को लेकर चिंता जताई थी। बेघल ने कहा, केंद्रीय टीम के दौरे समेत कई अन्य चीज़ों में अगर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से बयान दिया जाएगा और अखबारों को सूचनाएं लीक की जाएंगी तो राज्यों को नाराज होना उचित है। ओवैसी का सरकार पर हमला, सरकार पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती। जी हाँ, एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में कोविड-19 से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन को असंवैधानिक करार दिया और मांग की कि राज्य सरकार संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कदम उठाए। ओवैसी ने एक ऑनलाइन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह लॉकडाउन असंवैधानिक है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रख सकती। उन्होंने कहा कि यह संघवाद के खिलाफ है, यह राज्य का विषय है। मुझे पता नहीं कि राज्य सरकारें क्यों चुप हैं। पीएम ने हेडलाइन और खाली पेज दिया, देखना है वित्त मंत्री से कैसे भरेंगी चिदम्बरम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसमें वित्त मंत्रालय और आरबीआई की ओर से घोषित राहत पैकेज भी शामिल है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसमें वो बताएंगी कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा और किसे कितनी राशि मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद चिदम्बरम ने ट्वीट किया, मंगलवार को प्रधानमंत्री ने हमें एक हेडलाइन दी और एक खाली पन्ना छोड़ गए। स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया भी उसी खाली पन्ने की तरह होगी। आज हम उस खाली पन्ने को भरने के लिए वित्त मंत्री की तरफ देख रहे हैं। हम ध्यान से उस हर अतिरिक्त रुपए को गिनेंगे जो सरकार वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था में डालेगी। हम इसकी भी पड़ताल करेंगे कि किसे क्या मिलता है।
लोग 20 लाख करोड़ में जीरो नहीं, कितने गोल गोल गोली होते हैं, यह पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा का बिना नाम लिए उस पर आरोप के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि गरीबों के बल पर सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा होने के बाद संकट के समय उन्हीं गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि लोग 20 लाख करोड़ में जीरो नहीं, उसमें कितने गोल गोल गोली होते हैं, यह पूछ रहे हैं। बुधवार को सुबह अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है, यह सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर यह नहीं कि उसे दिखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों को अनदेखी करना अमानवीय है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 20 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या 100 के पार। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण से 20 लोगों की मौत हो गई और इसी के साथ संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 106 हो गई। सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली में बुधवार को संक्रमण के 359 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ संक्रमण के मामले बढ़कर 7,998 हो गए हैं। शराब की होम डिलीवरी के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी। जी हां, देशव्यापी लॉकडाउन के बीच यह तो साफ हो गया है कि शराब का कारोबार सरकारों के लिए आय का स्रोत है, लेकिन ठगी करने वालों के लिए भी यह कमाई का साधन बन गया है। लगभग 1.5 महीने के बंद के बाद सरकार ने लॉकडाउन 3 के साथ ही शराब के ठेके खोलने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगीं और इसी का फायदा ठगी करने वालों ने उठाया है। जी हां, आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शराब की दुकानों में भीड़ देख ठगी करने वालों ने ऑनलाइन बुकिंग का झांसा देने के लिए नकली ऑनलाइन सेल साइट्स की शुरुआत की। ये लोग ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ठगी करने लगे। इस तरह से लगभग 25 साइट्स काम कर रही हैं, जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार के एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिली थी। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब जांच की तो यह मामला सही साबित हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के नाम से वायरल हो रहा ट्विटर हैंडल हमारा नहीं, गृह मंत्रालय। जी हां, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ट्विटर पर गिलगित बल्तिस्तान के नाम के अकाउंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस अकाउंट के जरिए दावा किया गया है कि यह केंद्र शासित लद्दाख का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, लेकिन सरकार ने इस संबंध में सच्चाई उजागर करते हुए कहा है कि इस अकाउंट में दी गई जानकारी सही नहीं है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री की जाएगी, अमित शाह का ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने की एक अपील की है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह निर्णय लिया कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर के सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रुपए के करीब है। कोरोना आपदा में भी कामगारों के लिए उत्तर प्रदेश बना सबसे महफूज ठिकाना। 10 लाख प्रवासी कामगार पहुंचे। जी हां, लॉकडाउन में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लाखों कामगार और श्रमिक रोजगार प्रभावित होने से अब अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पलायन के मद्देनजर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना जहां सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं इससे भी बड़ी चुनौती इन्हें रोजगार मुहैया कराना है। इन परिस्थितियों में योगी सरकार रणनीति बनाकर इसे सफल बनाने में जुटी हुई है। देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आए हैं, इस लिहाजा से उनके लिए कोरोना आपदा में भी उत्तर प्रदेश सबसे महफूज ठिकाना बना है। यूपी एक अकेला प्रदेश है जहां से अप्रवासी मजदूरों ने पलायन नहीं किया और अब तक 10 लाख प्रवासी कामगार यहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक अगले 10 दिनों में 10 लाख और कामगार प्रदेश में आने वाले हैं। इन हालातों में सबसे बड़ी आबादी के बावजूद प्रदेश सरकार लगातार सबके लिए भोजन, रोजगार, भरण पोषण और सुरक्षा का इंतजाम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने बुधवार को श्रमिकों, कामगारों को रोजगार, मानदेय और भरण पोषण भत्ते समेत तमाम सुविधाएं प्रदान करने के मद्देनजर 11 समितियों के प्रमुखों के साथ बैठक की और निर्देश दिए। तबलीगी जमात पर शुरू हुआ एक्शन, 700 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट समेत सभी दस्तावेज सीज। जी हां, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने 700 विदेशी जमातियों के दस्तावेज सीज कर दिए हैं। क्राइम ब्रांच ने यह दस्तावेज इसलिए सीज किए हैं ताकि यह देश छोड़कर ना भाग सके। पुलिस इन सभी विदेशी जमातियों से मरकज और मौलाना साद को लेकर पूछताछ करेगी। बता दें कि मरकज में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ईरान, चीन और बांग्लादेश समेत कई देशों से जमाती आए हुए थे। मरकज में शामिल होने के बाद ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए थे। मरकज का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद सभी विदेशी जमातियों को क्वारंटाइन किया गया था।
इसमें से कई विदेशियों पर वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं। अब इन लोगों का पासपोर्ट सीज कर दिया गया है ताकि ये बिना बताए देश से भाग न पाएं। इन लोगों से वीज़ा नियमों के उल्लंघन के साथ ही मरकज़ और मौलाना साद के बारे में पूछताछ की जाएगी।